जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठाओं के बारे में, और यहां पर हम पढ़ेंगे बच्चों मराठाओं का सेकंड पार्ट। राइट। जो फर्स्ट पार्ट था वहां पर हमने पेशवा के बारे में पढ़ा था, और जैसे कि मैंने आपको बताया था पेशवा डायनेस्टी के बारे में पढ़ना था हमें। और लास्ट लेक्चर में हमने तीन पेशवास के बारे में पढ़ लिया था। राइट। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट और बालाजी बाजीराव, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और अब बाकी के जो पेशवा हैं उनके बारे में हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है द ब्राइट क्लासरूम, और फेसबुक आईडी है द ब्राइट क्लासरूम 2025। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। ये पीपीटी आप पिछले काफी लेक्चर से देख रहे होंगे, ये वाली स्लाइड। राइट। इसमें हम कई बार बता चुके हैं, हमने जो है हैदराबाद पढ़ लिया, अवध पढ़ लिया, बंगाल पढ़ लिया। राइट। और अभी जो है हमारा सिख भी पढ़ लिया। अभी हमारा क्या चल रहा है? मराठा चल रहा है। ठीक है। बिल्कुल आराम से हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटीज को, ताकि एग्जाम के अंदर ना हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। राइट। तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो मराठा एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मराठा एम्पायर के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था पेशवा साम्राज्य के बारे में। राइट। बालाजी विश्वनाथ जो कि हम कवर कर चुके हैं, बाजीराव फर्स्ट कवर कर चुके हैं, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सॉरी, बालाजी बाजीराव फर्स्ट ये भी पढ़ चुके हैं, और अभी हम कवर करने वाले हैं कहां से? तो माधवराव फर्स्ट से। ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक जो है उसे शुरू करते हैं। माधवराव फर्स्ट की बात करें तो ये गद्दी पर बैठे हैं 1761 से 1772 के बीच में। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई 17 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठे थे, और यानी कि ये पेशवा बने थे 17 साल की उम्र में। बहुत ही कह सकते हो कैपेबल लीडर थे, है ना। कैपेबल मतलब बहुत ही बुद्धिमान जो है, बहुत ही ब्रिलियंट कमांडर थे ये। अपनी जो इनकी जो सेना थी उसके बहुत ही बढ़िया कमांडर थे ये। इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ये नाम पढ़ा हो शाह आलम द्वितीय, याद है आपको शाह आलम द्वितीय? हम ये नाम पहले बंगाल के अंदर पढ़ चुके हैं। शाह आलम द्वितीय वही है, याद करो 1764, मैंने आपको बताया था बक्सर का युद्ध। राइट। जिसके अंदर एक तरफ एक्टर मुनरो था और एक तरफ त्रिगुट था। त्रिगुट के अंदर कौन कौन था? एक तो मीर कासिम था, याद करो, एक शाह आलम द्वितीय था, और एक सुवाज उद दौला था, अवध का नवाब। राइट। उस युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? शाह आलम द्वितीय और सुवाज उद दौला को पेंशन देना शुरू कर दिया था कि तुम सिर्फ नाम के राजा रहोगे। ये वही शाह आलम द्वितीय है। देखिए 1771 तक शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से पेंशन लेता रहा। राइट। अंग्रेजों की शरण में रहा। लेकिन 1771 में शाह आलम द्वितीय इस 17 साल के लड़के की शरण में आ गया। राइट। यानी कि अब ये किसका पेंशनर बन गया? मराठाओं का पेंशनर बन गया। यानी कि अब इसको पेंशन कौन देगा? मराठा देंगे। और अब ये किसके इशारों पे चलेगा आगे? ये मराठाओं के इशारे पे चलेगा। ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है माधवराव फर्स्ट। और माधवराव फर्स्ट की बात करें तो कुछ नहीं है, 1772 में इनको टीबी हो गया था, और टीबी की वजह से इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। क्लियर है? सिंपल सिंपल है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं। अगर आप बिल्कुल कहानी को रिलेट करके पढ़ेंगे समझेंगे तो बड़ी ही जल्दी समझ में आएगा। तो माधवराव की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो टीबी की वजह से हो गई थी। कब हो गई थी? तो 1772 में। उसके बाद माधवराव की मृत्यु के बाद इसका जो छोटा भाई था ना, जिसका नाम था नारायण राव, क्या नाम था? नारायण राव, ये गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1772 में। लेकिन हुआ क्या कि इसके एक चाचा थे रघुनाथ राव, जिसको रघोबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रघोबा। इन्होंने इसकी डेथ कर दी, इनको जो है मार दिया। कैसे? अब इस चीज को समझिए। यहां पे बाजीराव फर्स्ट गद्दी पे जब बैठा था ना, तो इसके दो बेटे थे, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। ठीक है। बाजीराव जब इसकी डेथ हुई तो गद्दी पे किसको बिठा दिया गया? बालाजी बाजीराव को। ठीक है। रघुनाथ रघोबा सपने लेता रहा, इसको नहीं बिठाया गया। बालाजी बाजीराव की जब डेथ हुई तो टेक्निकली इसका मानना यह है कि गद्दी पर मेरे को बिठाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे जो है भतीजे को गद्दी पे बिठाया। किसको? माधवराव फर्स्ट को। ठीक है। जब ये जो है टीबी से मरा, माधवराव फर्स्ट जब टीबी से मरा, तो गद्दी पर किसको बिठा दिया? इसके छोटे भाई को बिठा दिया। कौन? नारायण राव सेकंड। ठीक है, नारायण राव। तो इस बात से नाराज हो गया, कहता यार ये कोई पंगा थोड़ा चल रहा है, ये कोई बात थोड़ा हुई, भतीजे को गद्दी पे बिठा रहे, चाचा तो ऐसे ही बैठे। तो इसने क्या किया? इसने अपने भतीजे को मार दिया। ठीक है। आप इस फ्लो चार्ट से कहानी को समझ सकते हैं बड़े अच्छे से। तो नारायण राव क्या था? नारायण राव की जो है हत्या कर दी थी इसी के चाचा ने, जिसका नाम क्या था? रघुनाथ राव। और इसको हम क्या बोलते हैं? रघोबा। क्या बोलते हैं? रघोबा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आगे रघोबा नाम आए तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम के अंदर। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद
मार तो दिया गद्दी पर, फिर भी नहीं बैठ पाया। उसके बाद गद्दी पे ना चाचा को नहीं बिठाया गया, गद्दी पे बिठाया गया माधव राव नारायण। किसको बिठाया गया? तो बिठाया गया माधव राव नारायण को। राव नारायण जो है ये गद्दी पर बैठे हैं 1774 से 1795 के बीच में। इनका दूसरा नाम है सवाई माधवराव सेकंड। क्या नाम है? सवाई माधवराव सेकंड। ये नारायण राव का बेटा है। नारायण राव कौन? नारायण राव, ये रहा नारायण राव जिसको अभी मारा गया है, जिसकी अभी चाचा ने हत्या की ना, इसी का बेटा था माधव नारायण राव। क्लियर है बात इतनी? अच्छा, इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में क्या है, देखिए हम ना आगे चलकर एक टॉपिक पढ़ेंगे, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मराठा युद्ध। ठीक है, तो जब पहला एंग्लो मराठा युद्ध खत्म हुआ था ना, तो उसके अंदर महादजी सिंधिया एक बंदा था, उसने सालबाई की संधि करवाई थी। क्या करवाई थी? सालबाई की संधि करवाई थी, जो किसके बीच में हुई थी? मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और ये कब हुई थी? 1782 में हुई थी। इसी के तहत क्या किया गया था, माधव नारायण को जो है काफी एरिया दिए गए थे। यहां पर जो ये संधि के बारे में हम लोग बेसिकली एंग्लो मराठा वॉर में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, ये जो माधव राव नारायण था ना, इसका एक प्रधानमंत्री था। ठीक है, उसका नाम था नाना फडणवीस। इस बंदे का नाम याद रखिएगा भाई। मतलब माधव राव नारायण तो नाम का ही राजा है, चलती किसकी है? नाना फडणवीस की। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, बड़े बुजुर्ग थे। और बड़े बुजुर्ग ये नाना फडणवीस क्या करते थे, सबको सबको मिला, मतलब एक साथ लेकर चलते थे। तो नाना फडणवीस जो है, अब इन्होंने बहुत मदद करी माधवराव नारायण की। रघुनाथ रघोबा वो चाचा, वो परेशान कि यार भतीजे जो है गद्दी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, मुझे कुछ मौका नहीं मिल रहा। तो उसने क्या किया, जो मराठाओं के और सरदार थे, होलकर थे, सिंधिया थे, उनको बोला, बोले यार इसको परेशान करो, ये माधव राव नारायण को परेशान करो। लेकिन हुआ क्या, लास्ट में माधव नारायण सच में परेशान हो गया। और नाना फडणवीस भी जितनी मदद कर सकते थे कर गए, और लास्ट में आकर क्या हुआ, माधव नारायण इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि 1795 में इसने इसने आत्महत्या करी थी। इसने सुसाइड कर लिया था 1795 1795 के अंदर। इतना ये परेशान हो गया था। ठीक है ना? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इस बंदे का नाम याद रखिएगा, नाना फडणवीस। क्या नाम है? नाना फडणवीस। अच्छा, 1775 में एक ना सूरत की संधि भी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी। ठीक है, ये बेसिकली रघुनाथ राव यानी कि वही रघोबा, रघोबा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इस संधि के तहत क्या किया गया था, इस संधि के तहत जो सालसते, जो क्या था, सालसेट और बेसिन का जो एरिया था ना, वो अंग्रेजों ने ले लिया, और पूना किसको दे दिया? रघोबा को दे दिया। ठीक है, 1775 में सूरत की संधि हुई, जिसके अंदर क्या किया गया, सालसेट और बेसिन रघोबा ने क्या किया, अंग्रेजों को दे दिया। और अंग्रेजों ने मराठाओं की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट थी पूना, पूना किसको दे दिया? रघोबा को। इस बात से बॉम्बे सरकार तो खुश थी भी, ठीक है हमें जो है सालसेट और बेसिन मिल गया और हमें पूना चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बॉम्बे उस टाइम के जो अंग्रेज थे ना, उनकी मान लो ठीक है बॉम्बे में सरकार थी, लेकिन बॉम्बे की सरकार के ऊपर भी एक सरकार बैठी हुई थी, और वो थी कलकत्ता की सरकार। कौन थी? कलकत्ता की सरकार। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं अपने जो सैनी साहब हैं, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर भी कौन बैठे हुए हैं? मोदी साहब बैठे हुए सेंटर के अंदर, वही चीज। तो बॉम्बे के ऊपर किसकी सरकार थी? कलकत्ता की सरकार। कलकत्ता की सरकार को जब सूरत की संधि के बारे में पता चला ना, तो कलकत्ता की सरकार बड़ी नाराज हुई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और संधि की 1776 में, पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में की गई, जिसमें जो सूरत की संधि थी उसे निरस्त कर दिया गया। बोले सूरत की संधि में जो भी हुआ है हम उसे नहीं मानते हैं। ठीक है, बॉम्बे सरकार ने जो भी किया, हमें हम उसको सब कुछ खत्म कर रहे हैं। भाई नई संधि है, पुरंदर की संधि। रघुनाथ रघोबा को पूना वापस देना पड़ेगा, बेसिन वापस देना पड़ेगा, सालसेट वापस देना पड़ेगा। उसे सिर्फ क्या मिलेगी? उसे सिर्फ पेंशन मिलेगी। क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। तो ये थी पुरंदर की संधि। तो आई होप आपको दोनों संधियां समझ में आ गई होगी, सूरत की संधि में क्या हुआ था और पुरंदर की संधि में क्या हुआ था। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए, माधवराव नारायण ने आत्महत्या कर ली 1795 में, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जो गद्दी पर आया, अब आया बाजीराव सेकंड। ये कौन है? ये रघोबा का बेटा है भाई। यही तो चाह रहा था, गद्दी गद्दी गद्दी। ठीक है, उस साइड के सारे मर गए, अब कौन आ गया? रघुनाथ रघोबा का बेटा आ गया, बाजीराव सेकंड। ठीक है, अच्छा, जो नाना फडणवीस था, नाना फडणवीस जो था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री था, है ना, अभी जो मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी जो मतलब बड़े बुजुर्ग थे जो सबको संभाल कर लेकर चलते थे। ठीक है, पहले पावर नाना फडणवीस के पास थी, क्योंकि सबको जो है एक साथ ना एकजुट होकर लेके चलते थे। लेकिन अब पावर, अब इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, जो पेशवा बाजीराव थे, दौलत राव सिंधिया थे, यशवंत राव होलकर थे। ठीक है, ये जो सिंधिया है, होलकर है,
गायकवाड़ आएंगे आगे, ये सब अलग अलग मराठा सरदार थे। ठीक है, अब इनका आपस में क्या हुआ, इनका आपस में जुत बजना शुरू हो गया। ठीक है, अब बोलते हैं तू कौन और मैं कौन। नाना फडणवीस के टाइम पे तो क्या था, सारे एकजुट होकर मिलजुल के रह रहे थे, अब सारे अलग अलग हो गए। अब हुआ क्या, जो पेशवा बाजीराव सेकंड था, यानी कि ये जो बंदा जो गद्दी में बैठा हुआ है ये, और जो सिंधिया थे, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करना चाहते थे, होलकर को गिराना चाहते थे। होलकर कौन है, मराठा एक सरदार है, समझ रहे हो, अलग अलग मराठाओं के अंदर अलग अलग जाति है। ठीक है ना, पेशवा अलग हैं, सिंधिया अलग आ गए, होलकर अलग आ गए, गायकवाड़ अलग आएंगे। तो पेशवा बाजीराव सेकंड और सिंधिया क्या करना चाहते थे, होलकर्स को मारना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो होलकरों का जो मेन लीडर था ना, यशवंतराव होलकर, ठीक है, इसका एक भाई था, उसका नाम था बिट्ठू। क्या नाम था, बिट्ठू। तो अप्रैल 1801 में पेशवा बाजीराव फर्स्ट और सिंधिया ने मिलकर क्या किया, बिट्ठू को मार दिया। जब बिट्ठू को मार दिया तो इसका जो भाई है यशवंतराव होलकर, ये शांत थोड़ा ना बैठेंगे, ये बदला लेंगे। बदले में इन्होंने क्या किया, पूना पे हमला कर दिया। यानी कि होलकरों ने क्या किया, पूना पे हमला कर दिया। और वहां पर कौन बैठे हुए थे, पेशवा बाजीराव और सिंधिया। और भाई साहब इसी चीज को कहा गया बैटल ऑफ पूना, पूना का युद्ध, जो कि कब हुआ, 1802 में। यहां पर होलकरों ने भाई साहब पेशवा और जो सिंधियास थे उनको मारा कम, घसीटा ज्यादा। होलकरों ने यहाँ पे जीत हासिल की और फाइनली क्या हुआ, पुणे को अपने कब्जे में कर लिया। जो पूना था उसको अपने कब्जों में कर लिया। यानी कि पूना किसका हो चुका है, होलकर का हो चुका है। राइट। और हुआ क्या, अमृत राव एक बंदा था, उसका एक बेटा था विनायक राव, उसको गद्दी पर बिठा दिया। कहां की, पूना की। और पूना बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट थी पेशवा की। तो आप कह सकते पूना ऐसे चला गया इनके हाथों से। जब तक नाना फडणवीस थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, तब तक बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उनकी डेथ के बाद ही मराठा सरदार आपस में जूत बजाने लग गए। अच्छा, जो बाजीराव सेकंड था, जो पेशवा था, वो भाग गया। वो कहां भाग गया, वो भाग गया बेसिन। और वहां पर जाके उसने जो है बेसिन की संधि जो है उस पर साइन कर लिए, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, जो कि कब हुई थी, 31 दिसंबर 1802 में। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई। अब ना कुछ एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशवास के अलावा और भी जो है मराठा सरदार थे, गायकवाड़ थे, भोंसले थे, है ना, होलकर थे। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने वाले हैं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि नागपुर भोंसले। ठीक है, भोंसले जो सरदार थे वो कहाँ रहते थे, नागपुर में रहते थे। ठीक है, भोंसले मराठा सरदार थे। इनके सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर थे उनका नाम था रघुजी भोंसले। क्या नाम था, रघुजी भोंसले। और ये कब तक गद्दी पे रहे हैं, 1727 से 1755 के बीच में। ये अपने भोंसले जो वंश है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रूलर रहे हैं। रीजन ये कहा जाता है कि जब ये गद्दी पर बैठे थे ना 1727 से 1755 के बीच में, तो उस टाइम पर मराठाओं का राज बिहार और बंगाल तक भी चला था। कहां तक, बिहार और बंगाल तक भी। इसलिए इनका नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो नाम ध्यान रखिएगा, रघुजी भोंसले। उसके बाद नेक्स्ट जो मराठा सरदार आते हैं वो आते हैं गायकवाड़। क्या नाम आता है, तो नाम आता है भाई गायकवाड़। तो ये इन्होंने अपना हेड ऑफिस कहां बनाया, बड़ौदा में। बड़ौदा को आज के टाइम में क्या बोलते हैं, वडोदरा बोलते हैं, जो कि कहां पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। क्लियर है। और यहीं पर इन्होंने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन यूनिट, जहां पर ये उत्पादन वगैरह करते थे, फैक्ट्रियां लगाई, ट्रेडिंग यूनिट सेंटर बनाए, जहां से ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। अब जो गायकवाड़ फैमिली थी ना, जो गायकवाड़ जो परिवार था, उनकी जिंदगी में परिवर्तन तब आया जब इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर महाराजा दामाजी गायकवाड़ की डेथ हुई 1768 में। महाराजा दामाजी गायकवाड़ की जब डेथ हुई, उसके बाद आप कह सकते हो कि इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, पतन होना इनका शुरू हो गया। हालांकि महाराजा दामाजी गायकवाड़ के बाद फतेह सिंह गद्दी पर बैठे थे, पर उन्होंने पेशवा के साथ कोई संधि नहीं की। ठीक है, बड़े लंबे टाइम तक। और धीरे धीरे करके क्या हो गया, जो गायकवाड़ थे उनका जो है पतन होना शुरू हो गया था। उसके बाद आते हैं होलकर्स। जैसे कि अभी मैंने बताया, होलकर जिन्होंने अभी पुणे जीता है ना, यशवंतराव होलकर भाई। तो होलकर इन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया कहां पर, इंदौर। इन्होंने कहा कि हम तो इंदौर से राज करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है नाम अहिल्याबाई होलकर, ये नाम ध्यान रखिएगा। जो इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे उनका नाम था मल्हार राव होलकर। क्या नाम था, मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर का जो बेटा था ना, उसकी डेथ हो गई थी और उसकी एक पत्नी थी, और पत्नी का नाम था अहिल्याबाई होलकर। इन्होंने ही हम कह सकते हैं कि होलकर का राजपाट जो है बड़े अच्छे ढंग से संभाला है। आपको बता दूं, आज के टाइम में जो इंदौर है ना, इंदौर के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम इन्हीं के नाम पे है, अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो मल्हार राव जो थे होलकर, इनके टाइम पे होलकरों का जो वंश था वो सबसे क्या चल रहा था, चरम सीमा पे चल रहा था। और उसके बाद किसने संभाला था, तो अहिल्याबाई होलकर ने संभाला था।
नेक्स्ट आते हैं सिंधियास। सिंधिया की बात करें तो जो सिंधिया थे इन्होंने अपना एरिया बनाया, हेड ऑफिस बनाया कहां पर, ग्वालियर में। बेसिकली सिंधिया जो है ना, ये पावरफुल पता है कब बने, जो मराठाओं के अंदर ये पावरफुल बने थे जब इन्होंने अपना एक्सपेंशन कर लिया था, अपना विस्तार कर लिया था पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 के अंदर। ठीक है ना। जैसे होलकर थे ना, जैसे होलकर थे वैसे ही सिंधिया ने भी क्या किया था, मध्य भारत के अंदर अपना कब्जा जमा रखा था। ठीक है। और जब शाहू, जो कि शाहू आपको याद होगा, छत्रपति शाहू, तो जब ये गद्दी पर बैठे थे ना, उसी टाइम से आप कह सकते हो कि सिंधिया का दबदबा जो है मध्य भारत के अंदर था। इन्होंने क्या किया, पहले लगभग जो है उज्जैन पर कब्जा कर लिया था, फिर लगभग ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था 18वीं शताब्दी आते आते। ठीक है। और इनके एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर है उनका नाम ध्यान रखिएगा, महादजी सिंधिया। क्या नाम है, महादजी सिंधिया। इनको शिंदे भी कह देते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, महादजी सिंधिया या शिंदे। इन्होंने ही अपने वंश की स्थापना की थी 1761 से लेकर 1794 के बीच में। तो यानी कि सिंधियास के जो इंपॉर्टेंट जो रूलर हैं उनका नाम क्या है, तो महादजी सिंधिया। ठीक है। उसके बाद जो महादजी सिंधिया थे, उन्होंने एक ना यूरोपियन स्टाइल की अपनी आर्मी बना ली थी, जैसे यूरोपियन की आर्मी है ना वैसे। किसकी सहायता से, पुर्तगालियों और फ्रेंच की सहायता से। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जो शाह आलम था उनकी जो फोर्सेस थी उनके ऊपर भी क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक नया पोस्ट बना दिया था पेशवा के अंडर, नायब ए मुनाइब। क्या नाम था, नायब ए मुनाइब, यानी कि पेशवा का डिप्टी। ठीक है, डिप्टी ऑफ पेशवा। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो महादजी सिंधिया थे, उनके जो अपोनेंट थे, जो उनके जो विरोधी थे होलकर्स, उनको जो मतलब बहुत ही मदद सिखाया इन्होंने इंदौर के अंदर। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था नाना फडणवीस के बारे में, जो बड़े बुजुर्ग थे जिनकी सब चलती थी, जिनके टाइम पे सारे मिलजुल के रहते थे, जैसे नाना फडणवीस जी थे वैसे ही महादजी सिंधिया भी थे। इनकी भी कोशिश यही रहती थी कि भाई सारे के सारे जो मराठा सरदार हैं, ठीक है, चाहे वो भोसले हैं, चाहे वो होलकर हैं, ठीक है, चाहे वो पेशवा हैं, सारे के सारे क्या करें, मिलकर रहें। ठीक है। और फाइनली महादजी सिंधिया जो है, इनकी डेथ कब हो जाती है, 1794 में। कब हो जाती है, 1794 में। तो यानी कि सिंपल सिंपल बात है, हमने जितने भी पेशवा हैं उनके बारे में बेसिक बेसिक बातें पढ़ ली हैं। ज्यादा कुछ है कि एग्जाम के बारे में आता नहीं है। चलो, फर्स्ट पार्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरे पार्ट के अंदर हमने थोड़ी बहुत जो संधियां हैं उनके ऊपर ध्यान से पढ़िएगा, और ये सारा का सारा डाटा जो है वो एनसीईआरटी है। ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे जो है लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि लोगों को फायदा हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। ठीक है। और आप जल्दी से इनको ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, द ब्राइट क्लासरूम, और आप हमें जो है फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, द ब्राइट क्लासरूम सन 2025। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।